एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, पहला था सिर्फ मीन का डिफरेंस। दूसरी बात आती है कितना वेरिएंस पाया जाता है इन ग्रुप्स के अंदर, इनके ओपिनियन में कितनी वेरिएशन पाई जाती है। मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज में बहुत वेरिएशन पाई जाती है। इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता। क्या वो वेरिएशन इतनी सिग्निफिकेंट है, ये टेस्ट से पता चलेगा। अगेन टेस्ट अप्लाई होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली जाएगी, उसकी ऑलरेडी टेबल वैल्यू देखी जाएगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगा तो एक्सेप्टेड, नहीं आएगा तो रिजेक्टेड। ठीक है। रिग्रेशन मॉडल्स हैं। रिग्रेशन मॉडल्स में हम एक फिनोमिना को या एक एस्पेक्ट को मल्टीपल एस्पेक्ट से रिलेट करके देखते हैं। जैसे मैंने पहला एस्पेक्ट जो उठाया वो जेंडर का उठा लिया कि शायद जेंडर डिफरेंस आ जाएगा। फिर मैं ये कहती हूँ कि जी रूरल अर्बन पॉपुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। वो लोग जो रूरल एरिया से आ रहे होंगे वो बड़ा हेल्दी नाश्ता करते हैं, वो इसको लो रैंक कर देंगे, और अर्बन पॉपुलेशन जो आ रही होगी शायद वो इतना लो रैंक नहीं करेगी। अब अगर मैं 1 से 2 से 3 से 4 फैक्टर्स उठाती जाती हूँ, एक जेंडर उठा लिया, एक अर्बन रूरल उठा लिया, एज फैक्टर उठा लिया, 40 साल से नीचे के लोग ऐसा रैंक करेंगे, ये सारे हाइपोथेसिस डेवलप होते जा रहे हैं। जब मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं तो फिर जेड टेस्ट और टी टेस्ट काम नहीं करता। फिर क्या काम करता है? फिर रिग्रेशन मॉडल्स काम करते हैं। फिर आप तमाम फैक्टर्स को उसमें डालते हैं, एक को कंट्रोल रखते हैं, बाकियों से रिलेशनशिप देखते हैं, दूसरे को कंट्रोल रखते हैं, बाकियों से रिलेशनशिप देखते हैं, तीसरे को कंट्रोल करके सारे रिग्रेशन मॉडल्स अप्लाई करके फिर बताते हैं कौन से फैक्टर से सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना है क्वालिटी ऑफ फूड का। ठीक है, तो ये रिग्रेशन मॉडल्स हैं। अब ये टेस्टिंग होने के बाद, ये वेरिफिकेशन होने के बाद, अब मैं अपने हाइपोथेसिस 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर कंक्लूजन्स दे सकती हूँ। मेथड्स कौन कौन से अप्लाई किए जा सकते हैं क्वांटिटेटिव में? दीज आर जस्ट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात नहीं हो रही। क्वालिटेटिव के मेथड्स और भी बहुत से हैं। सबसे पहला सबसे कॉमन मेथड है सर्वे। सर्वे में क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है, सिंपल है ना। अच्छा जी, कोई बता सकता है सर्वे का प्रोसीजर क्या होता है? व्हाट डू वी डू इन सर्वे? ठीक है, कोई और सर्वे में क्या करते हैं बताइए जी? क्वेश्चंस किए जाते हैं। पीछे से कोई बताना चाहता है? क्वेश्चंस ही किए जाते हैं या कुछ और भी किया जा सकता है? लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, फॉर्म फिल किए, क्वेश्चनर फिल किए जा सकते हैं, और इंटरव्यू किए जा सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। बेसिकली सर्वे क्या है? सर्वे इज टू रीच आउट टू द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, मैं अपने दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट का एनालिसिस कर दूं तो वो सर्वे नहीं हो सकता ना, वो तो कोई डॉक्यूमेंट एनालिसिस होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा। सर्वे में मुझे पहुंचना होगा उन लोगों तक जिनकी राय मैं इकट्ठी करना चाहती हूँ, या जाना होगा उन जगहों पे जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हमारे यहाँ कसूर का वाक़या हुआ, ठीक है, बच्चों के साथ जो जाती हुई है, मैं इस्लामाबाद से बैठ के उस वाक़े को स्टडी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मेरी पहुंच से बाहर हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। आई विल हैव टू गो देयर इन वन वे और द अदर। मैं जाऊंगी, उन लोगों से पूछूंगी तो मुझे हकीकत का पता चलेगा। सो टू रीच आउट टू योर रिस्पोंडेंट्स यू यूज़ द सर्वे मेथड। और सर्वे मेथड का फ़ायदा ये होता है कि आप एक काफ़ी बड़े सैम्पल से एक ही वक्त में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम क्वेश्चनायर्स यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चनायर यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक लार्जर ग्रुप से एक ही गो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। सर्वे ही में इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं, लेकिन फिर इंटरव्यूज़ में सैम्पल थोड़ा छोटा कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर 200-300 लोगों से सर्वे क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं,
यू विल नॉट हैव एम्पल टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज कि आप 200-300 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। मोस्टली क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के डिज़ाइंस अगर आप देखें, सर्वे डिज़ाइंस देखें, तो वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा डेटा क्वेश्चनर के थ्रू इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सिलेक्टिव रिस्पोंडेंट से इंटरव्यूज़ कर लेते हैं और कुछ सिलेक्टिव लोकेशंस के ऊपर वो ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। सो यू कैन यूज़ मल्टीपल डेटा सोर्सेज, मेथड सर्वे ही है, ठीक है, एक ही मेथड यूज़ हो रहा है सर्वे का, लेकिन आप उसमें मल्टीपल डेटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। सेकंड टाइप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में दो लफ्ज़ लिखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं कहती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। क्या एक चीज़ होने से दूसरी चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या टीचर चेंज करने से स्टूडेंट की लर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। इस पे स्टूडेंट की राय से मसला हल नहीं हो जाएगा या मेरी राय से मसला हल नहीं हो जाएगा, सर्वे नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस पे ऑथेंटिक रिजल्ट तब आएगा, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी होती है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स लर्निंग। ये वेरिएबल मैं खुद कंट्रोल करूँगी और मैं इसको मैं खुद मैनिपुलेट करूँगी, मैं इसको बदलती जाऊँगी बदलती जाऊँगी बदलती जाऊँगी। डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू देता जाएगा, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं मैनिपुलेट करूँगी एज अ रिसर्चर, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं स्टडी करूँगी, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाऊंगी जिसमें डॉक्टर अफशा हुमा को टीचर लगा दूंगी, एक कंट्रोल ग्रुप बनाऊंगी जिसमें डॉक्टर अफशा हुमा को टीचर नहीं लगाऊंगी, किसी और को लगा दूंगी। 3-4 दफ़ा मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी और डॉक्टर अफशा हुमा के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं विद रेफरेंस टू ऑल अदर टीचर्स। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, इसको एक स्पेसिफिक टीचर दिया गया था, टीचर नहीं बदला गया, ठीक है, और उधर बदलते गए। अब आप लर्निंग के स्कोर्स उठाएंगे और उनको रिलेट करके देखेंगे क्या कोई मीन डिफरेंस आया या नहीं आया। फिर जेड टेस्ट और टी टेस्ट इस्तेमाल होंगे, क्या दोनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस में जो फ़र्क आया वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। बट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैं खुद वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रही हूँ, किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रही हूँ। दिस कैन नॉट बी डन थ्रू अ सर्वे, दैट्स वाई वी डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। मैं कहती हूँ कि अगर किसी इलाके में बच्चियों को एजुकेशन दे दी जाएगी तो वो अपने राइट्स ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगी, मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिर क्या होगा, मैं कोई 5 से 10 साल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंट करूँगी, प्राइमरी एजुकेशन दी एक स्टूडेंट्स को, एक ग्रुप को, और उनको कंपेयर किया विद दोज जिनको नहीं मिली। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था। अब मुझे इन बच्चियों की भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी पड़ेगी आइंदा 10 सालों में, क्या ये अपने राइट्स प्रैक्टिस करती हैं या नहीं करती, और ये बच्चियाँ जिनको एजुकेशन नहीं मिली ये अपने राइट्स प्रैक्टिस करती हैं या नहीं करती, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटेशन करके फिर दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा। ये सर्वे से नहीं हो सकता था, मैं पूछती कि अच्छा आप अपने राइट्स प्रैक्टिस करती हैं, हाँ जी करते, आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन ने आपको ये राइट दिया है, वो कह देती हाँ, बात खत्म, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाला जा सकता जब तक एक्सपेरिमेंटेशन करके नहीं देखी जाती।
ओपिनियंस कलेक्ट हो सकते हैं, परसेप्शंस कलेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं। उसके फ़ौरन बाद तीसरी टाइप जो आपको दी गई है, दैट इज़ कॉजल कंपैरेटिव। नाउ दिस इज़ डिफरेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अब से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। कॉजल कंपैरेटिव भी कॉज एंड इफ़ेक्ट निकालती है, लेकिन इसके आगे एक लफ्ज़ लिख लें, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप निकालती है उन फिनोमिना का जो हो चुके, अब एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर कसूर के वाक़े की एग्जांपल देती हूँ कि वाक़या हो चुका, मैं जाती हूँ और मैं उस इलाके में इस वाक़े के कॉजेज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च, जो बैकवर्ड चलती है। जो रिज़ल्ट आना था वो पहले ही आ चुका। एक्सपेरिमेंट की सूरत में हम वाक़या क्रिएट करते हैं और उसका रिज़ल्ट देखते हैं। कॉजल कंपैरेटिव वो स्टडी है जब रिज़ल्ट आ चुका, आप जाके उसके कॉजेज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इस सूरत में आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल्स ने जिस तरह से ज़्यादा या कम होना था वो हो चुके। उन बच्चों की फैमिलीज़ का जो एजुकेशन लेवल था वो क्या था, उन बच्चों की फैमिलीज़ का जो इनकम लेवल था वो क्या था। ठीक है, जो लोग उनके साथ ये सब कुछ कर रहे थे उनका एजुकेशन लेवल क्या था, उनके रिलेशनशिप किन लोगों के साथ थे। अब ये सारी आप जाके इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट निकलेगा आप कहेंगे ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट था। देने वालों ने हाइपोथेसिस दिया कि इकोनॉमिक डेप्रिविएशन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन दैट रीजन, जिसकी वजह से बच्चों के पेरेंट्स तक भी कुछ इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है। आप जाएंगे, आप वो कॉजेज़ फाइंड आउट करेंगे, कॉजेज़ फाइंड आउट करने के बाद स्टैटिस्टिकली उसको सिग्निफिकेंट बताएंगे कि ये सबसे बड़ा कॉज था और बाकी माइनर कॉजेज़ थे। ठीक है, इस सूरत में एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये बैकवर्ड रिसर्च है। केस स्टडीज़ कब होंगी और क्यों होंगी? व्हेन सम यूनिक केसेस अपीयर। वो एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या वो एक वाकया भी हो सकता है, ठीक है, इवेंट भी हो सकता है, बट समथिंग यूनिक अबाउट इट। तो फिर आप कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करूँगा, मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करूँगा, मैं इस एक यूनिक केस को स्टडी कर लूँगा। मैं जेंडर की पॉलिसी स्टडी करने निकलती हूँ और मैं कहती हूँ जी इसको जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट किया गया उन इलाकों में जाती हूँ, सर्वे करती हूँ। सर्वे के दौरान मुझे कोई एक ऐसी खातून मिल जाती है जिसने बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रखा है, तो मैं सारी स्टडी को एक तरफ छोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ मैं इस एक खातून की केस स्टडी कर डालूँगी। ये कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, इसकी ये सोच क्यों डेवलप हुई कि इसने बाकी तमाम लोगों से मुख्तलिफ काम कर डाला। आपके स्टडीज़ जो है ना, जेंडर स्टडीज़, एजुकेशन में हमारे पास केस स्टडीज़ कम होती हैं। आउट क्लास बच्चे, जीनियस बच्चे, उन पे केस स्टडीज़ की जाती हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ में केस स्टडीज़ बहुत हो सकती हैं क्योंकि पर्सन टू पर्सन केस वेरी करते हैं और उसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, क्यों आखिर ऐसा रिस्पॉन्स इसका था बाकियों का क्यों नहीं था। तो केस स्टडीज़ यूनिक केसेस में की जाती हैं। फिर केस स्टडी के अंदर होता ये है कि मल्टीपल डेटा सोर्सेज होने ज़रूरी हैं। सिर्फ उस शख्स के कहने पे सारी कहानी नहीं लिख दी जाएगी, उस एक शख्स के भी इंटरव्यूज़ होंगे, उससे रिलेटेड लोगों के भी इंटरव्यूज़ होंगे, उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स भी होंगे, उसकी मुख्तलिफ बैकग्राउंड चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, ठीक है, और उस सारी स्टडी को इकट्ठा करके एक केस स्टडी बनाई जाएगी। तो केस स्टडी में वो केस सिंगल होता है, 200 लोगों की सैंपल नहीं होती या 40 लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं होता, एक सिंगल केस होता है, बट उसके मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते हैं, तब जाके आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी बनती है।
लास्ट, कोरिलेशनल स्टडीज़। कोरिलेशनल स्टडीज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकालती, क्या निकालती हैं? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन निकालती हैं। कॉज एंड इफेक्ट में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक के देने से, एक ट्रीटमेंट देने से दूसरा पैदा हो रहा है, बाकायदा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वरना नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट तब है। कोरिलेशनल स्टडी ये है कि ये दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, आप सिर्फ इनका रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। एक अनपढ़ बंदा भी पैसे कमाता है ना, ऐसा तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक है एजुकेशन, एक है इनकम। लेकिन अजम्पशन ये है, हाइपोथेसिस ये है कि इन दोनों के अंदर कोरिलेशन पाया जाता है। एक के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज होती है, शायद नहीं होती, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे जिनकी एजुकेशन ऐसे 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 इंक्रीज हुई, साथ उनका इनकम एनालिसिस करेंगे। अगर दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है तो इसका मीनिंग ये है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, कोरिलेशन अभी भी पाया जाता है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। और अगर आपका टेस्ट ये बताता है कि एक के बढ़ने या कम होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इसके बढ़ने या कम होने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम कहते हैं ज़ीरो कोरिलेशन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का वो है ही, उसकी वैल्यू ही -1 से +1 के दरमियान आती है। तो जितना -1 के करीब जाती है वैल्यू, तो हम समझते हैं कि अच्छा दोनों वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा था, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता था। जैसे +1 की तरफ जाती है तो हम समझते हैं कि अच्छा ये पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जा रहा था, दोनों इकट्ठी बढ़ती हैं और दोनों इकट्ठी कम होती हैं, ठीक है। और अगर ज़ीरो के करीब वैल्यू आ जाती है मिडल में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड नहीं हैं, इनको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल देते हैं, लैंग्वेज और किसी और सब्जेक्ट के स्कोर्स। अब लैंग्वेज का स्कोर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिज़िक्स का स्कोर अपनी जगह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन शायद दोनों में कोरिलेशन पाया जाए। अगर बच्चों को उस साल फिज़िक्स इंग्लिश में पढ़ाई जा रही थी तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर और फिज़िक्स का स्कोर देखा जाए तो शायद लैंग्वेज एक्विजिशन और फिज़िक्स की लर्निंग कोरिलेट कर जाए, लेकिन शायद ना भी करें। स्कोप ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का स्कोप डिटर्मिन करता है रिसर्चर खुद। स्कोप से मुराद है कि इसका फैलाव कितना होगा। सर्वे स्टडीज़ का फैलाव सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही लग रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बड़ा सैंपल, ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस, ठीक है। तो फिर सबसे कम फैलाव किसका लग रहा है? केस स्टडीज़ का, ठीक है। वो लिमिटेड है, एक शख्स, एक इवेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज़ के ऊपर बात हो रही है, इसका स्कोप छोटा है। सिमिलरली अगर आप टाइप्स ऑफ रिसर्च में जाएं ना, तो 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च दी जाती हैं, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन। बेसिक स्टडीज़ किस मकसद के लिए की जाती हैं? बेसिक स्टडीज़ बेसिक डेटा जनरेट करने के लिए की जाती हैं। जब सर्वेज करते हैं ना हम सिर्फ डेटा जनरेट कर देते हैं, उससे किसी मसले का हल नहीं निकलता। इस इलाके में इतने फ़ीसद पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, इतनी एज के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी एज के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने लोग एजुकेशन के बारे में अच्छी राय रखते हैं, इतने लोग ख़वातीन की एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। मसला हल नहीं हो रहा। दिस इज़ अ बेसिक रिसर्च जस्ट गिविंग यू ह्यूज डेटा। स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत सारी स्टडी की जा सकती है, छोटी बेसिक रिसर्चेस करके पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन स्टडी की जा सकती है। अप्लाइड रिसर्च का स्कोप छोटा है, बट दिस इज़ एप्लीकेशन स्टडी।
how to motivate people to send their daughters to school. That's a research question. How to motivate आ गया तो ये एप्लीकेशन है. अब रिसर्चर ये हल निकालने निकलेगा कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए. जब इस तरह के सवाल हाउ, वाई, इस तरह के क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं तो इनका स्कोप छोटा हो जाता है, क्योंकि ये सारी पॉपुलेशन के लिए एक ही जवाब नहीं लेके आते. ठीक है, तो फिर हम छोटे छोटे चंक्स में स्टडी करेंगे, स्कोप छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन अप्लाइड रिसर्च है, इट गिव्स सॉल्यूशंस टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ द फील्ड. तीसरी उससे भी छोटे लेवल की स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. That also solves the problem, but it solves specific problem at a specific time. इस वक्त इस इलाके में एक मसला खड़ा हो गया है, यहाँ पर एक्शन रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में या फील्ड के किसी मसले के बारे में हल पेश नहीं करेगी. ये एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ख़ास इलाके का कोई एक मसला सॉल्व कर देगी. इसलिए हम कहते हैं टीचर्स आर एक्शन रिसर्चर्स. क्यों? क्योंकि वो रोज़ाना अपने क्लासरूम के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं. तो ये एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च होती है. इसका मकसद ये होता है कि फौरी हल चाहिए, प्रॉब्लम का फौरी हल चाहिए. जब तक रिसर्च आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको इसकी डिफरेंस की समझ नहीं आएगी. तो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक इलाके में आप देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक उससे भी छोटे रीजन के अंदर ड्रॉप आउट हो रहा है, बड़ी स्पीड से ड्रॉप आउट हो रहा है बच्चियों का. स्कूलों से बच्चियों का ड्रॉप आउट शुरू हो गया एक ख़ास रीजन के अंदर, और देखा गया कि सेकेंडरी स्कूल से लोग उठा लेते हैं. प्राइमरी तक बच्चियों को स्कूल आने देते हैं, सेकेंडरी से उठा लेते हैं. एक्शन रिसर्च मांगी गई कि यहाँ पर फौरी तौर पे एक्शन रिसर्च चाहिए, क्या किया जाए स्कूलों में कि बच्चियाँ रिटेन हो सकें. छोटे छोटे सर्वे कंडक्ट हुए उसी इलाके के अंदर, और सॉल्यूशन ये दिया गया फौरी तौर पे कि होम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को इंश्योर किया जाए स्कूल के अंदर. सिलाई सिखा दें, कढ़ाई सिखा दें, खाना बनाना सिखा दें, लोग अपनी बच्चियां भेजना शुरू कर देंगे. पहले एक्शन रिसर्च में ये सॉल्यूशन ढूंढा गया, फौरी तौर पे एक्सपेरिमेंटेशन करके देखी गई. सेकंड स्टडी और एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट्स के ऊपर पॉलिसी डिटर्मिन कर दी गई कि हाँ जी ये होगा तो लोग बच्चियों को यहाँ भेजेंगे. नाउ एन एक्शन रिसर्च लीड्स टू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो रिसर्च बाज़ दफ़ा देखने में बहुत छोटी होती है, बड़े स्पेसिफिक से इशू के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन में एक मोहल्ले में की गई, बट दैट्स एक्शन ओरिएंटेड, और उसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह है. बेसिक स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस अपनी जगह है. जब तक बेसिक स्टडीज़ नहीं होंगी तो हमारे पास होलसम पिक्चर नहीं आएगी, डेटा नहीं आएगा, हमें पता नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिक स्टडी आपको बेसिक नॉलेज दे देती है. अप्लाइड रिसर्च जनरल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालती है, और फिर एक्शन रिसर्च स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे देती है. थिंग्स टू कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग क्वांटिटेटिव स्टडीज़. ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने सबसे पहले अभी आपसे कहा. प्रीवियस स्टडीज़ को पढ़िए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए. जब हम लिटरेचर रिव्यू का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मकसद कतन सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है. लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है जहाँ जहाँ आपके फील्ड से रिलेटेड रिसर्चेज हो चुकी हैं, उन रिसर्चेज को निकाल के पढ़िए और उनको एनालाइज कीजिए कि लोगों ने क्या मेथडोलॉजी यूज़ की, किस तरह के सैम्पल्स लिए, कितने बड़े इलाके को किस तरह की स्टडी में कवर किया. देन व्हेन यू रीड थ्रू दीज रिसर्चेज तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी होती है. आपको रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना आसान हो जाता है कि अच्छा मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की रिसर्चेज कंडक्ट की गई हैं, मे बी वी ऑल्सो नीड टू डिज़ाइन समथिंग लाइक दैट. या पाकिस्तान के अंदर ये रिसर्चेज तो पहले हो चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी ने एक पर्टिकुलर इशू पे टच अपॉन नहीं किया.
तो वो गैप आइडेंटिफाई हो जाता है रिसर्च के अंदर। फाइंड आउट की करने के लिए लिटरेचर में से निकालिए, प्लस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक और तरीका भी है, एंड दैट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। आप जिन इलाकों में हैं, आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई स्टडी नहीं की गई, नॉट नेसेसरीली के रिसर्च ही में से मिले। देन डेवलप योर हाइपोथेसिस। एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर के पास एक हाइपोथेसिस होना ज़रूरी है। यू विल हैव अ हाइपोथेसिस एंड देन यू विल थिंक अबाउट कि अच्छा इसके लिए अब कैसी मेथडोलॉजी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। इफ़ यू वांट टू कंडक्ट अ स्टडी जिसको आप इन्फ्रेंशियल बनाना चाहते हैं, यानी आप अपनी छोटी स्टडी से पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशंस देना चाहते हैं, देन थिंक केयरफुली कि आपने कितनी पॉपुलेशन लेनी है और उसमें से सैम्पल कैसे ड्रॉ करना है। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होना चाहिए। हम बात स्टडीज़ के बाहर लिखा देखते हैं, अ स्टडी कंडक्टेड इन पंजाब, और अंदर देखते हैं तो वो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट पे हुई भी होती है। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये क्लेम गलत है। अगर ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की स्टडी थी तो फिर बाहर पॉपुलेशन ही 2 डिस्ट्रिक्ट मेंशन की जाती। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी ये है कि क्या आप सिंगल मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या आप प्योर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपकी स्टडी बेसिक है, अप्लाइड है या एक्शन है, राइट। और फिर आपके डेटा सोर्सेज कौन कौन से हैं। ये सारे सवालों का जवाब एक रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ द टूल, जिसमें मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट ऑफ द टूल ऐसे नहीं है कि मैं बैठूं, किताबें देखूं और एक क्वेश्चनर बना डालूं। डेवलपमेंट ऑफ द टूल की स्टेजेस हैं। अगर मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है तो मैं उसको लेके फील्ड में जाऊंगी, लोगों से फिल करवाऊंगी। क्वेश्चनर बनाया है तो पहले एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, कंटेंट और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी टेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे, उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट होगी, और वो आइटम्स जिनकी रिलायबिलिटी लो आती है, जिस पे लोगों का ओपिनियन वेरी करता चला जा रहा है, फिर आप उन आइटम्स को बदलते हैं या उनको रीनरेट करते हैं। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ द टूल के बाद वंस यू हैव डन इट, फिर आप डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी उस टूल को अप्लाई करते हैं, एंड देन यू कम टू द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ होना है। मैं लोगों की राय का ट्रेंड बताना चाहती हूँ और मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई और यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज दे देती हूँ, तो फ्रीक्वेंसी से ट्रेंड नहीं पता चलेगा। रेफरेंस सेज पब्लिकेशंस। अगर आप गूगल पे सिर्फ इतना भी डालेंगे ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च सेज पब्लिकेशन, SAGE, तो जो पहला लिंक आता है वो यही है जो मैंने दिया हुआ है। सेज पब्लिकेशन की बड़ी आसान लैंग्वेज में छोटी छोटी किताबें हैं रिसर्च मेथड्स के ऊपर, तो उसमें ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की किताब है, इसको पढ़ डालिए। इंशाल्लाह ताला पेपर में भी हेल्पफुल होगी, और वैसे अगर किसी का रिसर्च करने का दिल कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी नोट कीजिए, afshanhuma@gmail.com। अगर कभी रिसर्च करने को दिल कर रहा हो और फिर याद आए कि हाँ हमने किसी से पूछना है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, या बात करनी है या डिस्कस करना है, तो डू नॉट हेजिटेट इन ईमेलिंग मी। और वैसे मैं ब्लॉक 5 में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी स्टडीज़ में होती हूँ।